नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी का पेपर डिस्कस करेंगे। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से रेलवे का पेपर आता है, बिल्कुल लेटेस्ट, जो कि शायद TCS द्वारा ये पेपर तैयार किया जाता है। तो इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको इसमें दूंगा। स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर मैं रेलवे का पेपर सॉल्व करता तो मेरे हिसाब से मैं सबसे पहले GS या GK सॉल्व करता, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स। तो आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप भी किया करें। इसका सॉल्यूशन मैं आपको वन बाय वन बताता चलूँगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल है, एक छात्र अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र की परीक्षाओं के प्राप्त अंकों को एक पाई चार्ट पर निरूपित करता है। गणित के प्राप्त अंकों के लिए केंद्रीय कोण 180 डिग्री है और उसे सांख्यिकी में 80 और अर्थशास्त्र में 70 अंक प्राप्त हुए। गणित विषय में उसे कितने अंक प्राप्त हुए? ये मैंने सॉल्व किया था, उसके लिए ये बना के रखा, मैं आपको बता देता हूँ फिर से करके। इसे मान लीजिए पाई चार्ट, यानी एक गोला बनाएंगे हम उसमें। अब उसके 3 सब्जेक्ट है तो हमने 3 सब्जेक्ट ले लिए, 1 2 ये 3 पार्टीशन कर लिए। गणित के लिए 180 डिग्री का उसने केंद्रीय कोण माना है। ये है 180 डिग्री, ये हो गया गणित के लिए। गणित के लिए 180 डिग्री हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब पूरे पाई चार्ट का मान 360 डिग्री होता है। गणित के लिए 180 डिग्री है तो शेष के लिए कितना बचा? 360 डिग्री में से घटा दीजिए, 180 डिग्री घटाएंगे तो बचेगा 180 डिग्री। तो शेष के लिए 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। अब शेष बचा क्या है? इधर हो गया सांख्यिकी, ये हो गया सांख्यिकी, और ये हो गया अर्थशास्त्र। सांख्यिकी में उसे 80 नंबर मिले हैं, ये कोड नहीं है, ये नंबर है। और अर्थशास्त्र में उसको 70 नंबर मिले हैं। और टोटल कितने नंबर मिले हैं? टोटल मिले हैं 150 नंबर मिले हैं 180 डिग्री के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर 180 डिग्री के लिए 150 नंबर है, तो इस 180 डिग्री के लिए भी 150 नंबर मिले होंगे उसको। तो गणित में उसे कितने प्राप्त हुए अंक? 150 नंबर। ठीक है दोस्तों, आशा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर हो तो इसका आयतन क्या होगा? तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मेंसुरेशन का सवाल, इसका सूत्र होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया 1014। ठीक है दोस्तों, अब 6 से इसको काट देंगे, 6 से काटेंगे, 6 कम 6 बचा 4, 6 कम 6 6 4 10, 6 पंच 30, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 बचा 5 और 6 नारे 54। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 169 या 169। तो अब ए का अंडर रूट इस पर लगा देंगे, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 169। ए की वैल्यू आ गई 13, ए की वैल्यू आ गई 13, यानी जो घन होता है, घन की एक भुजा आ गई 13। अब घन का आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? घन का आयतन का सूत्र होता है a क्यूब, यानी a की घात 3। तो a की वैल्यू हमें प्राप्त है तो हम लगा देंगे 13 की पावर 3 और 13 का 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2197। ये रहा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट तो ये जीके का है। वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को वास्तविक विनिमय दर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, 30 में रुपये 30 में 50 की दर पर आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 में रुपये 28 में कितने आम बेचने चाहिए? इसका एक मेरा कॉन्सेप्ट है, बनाया हुआ है, आप वो फॉलो करेंगे। अदरवाइज इसको पहले निकालने के लिए पहले हमें इसका जैसे 30 रुपये में 50 की दर पर आम बेचे हैं तो पहले हमें इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर इस तरह से सॉल्व होगा। वो लॉन्ग विधि हो जाती है, मेरी एक शॉर्ट विधि है, वो मैं आपको बता दूंगा। लॉन्ग विधि के लिए मैं जब लाभ हानि का चैप्टर पढ़ाऊंगा अपने चैनल पर तो आप उसमें देखेंगे। तो जैसे कि ये मैंने ऊपर लिख रखा है, ये वाला 50 आम 30 रुपये के हैं तो एक आम का मूल्य हुआ 30/50। तो आपको ये किस तरह लिखना है? इधर देखिए, इधर आप लिखेंगे कि
30 रुपये में 50 आम आए और तो उसको क्या 10 की हानि हुई। हानि जब होगी तो हम 100 में से 10 घटा देंगे, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 90। फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना है। फिर नीचे वाला एक पॉइंट लिखना है कि अब 20% लाभ कमाने के लिए, इधर हानि थी तो 10 घटाया था, 20% लाभ है तो हम 20 जोड़ देंगे 100 में। 20% लाभ कमाने के लिए उसको 28 रुपये में कितने आम बेचना है, ऊपर 30 रुपये में 50 है तो इधर लिख देंगे 28 रुपये में उसको x आम बेचना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। मैं इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये सॉल्व कैसे हुई, ये 0 से 0 काट दीजिए, 3 तिरके 9 और 3 चौके 12। उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 30, सॉरी इसको लिखेंगे हाँ 30 गुणा x बटे में 28 गुणे 50 बराबर 3/4। 3 से काट देंगे, 3 धाम की 30 और 4 से 4 सत्ते 28, 10 से ये गया तो ये बचा 35, 35 यहाँ चले जाएगा तो x बराबर आ गया 35। यही हमारा आंसर है दोस्तों। 28 रुपये में हम 35 आम बेचने चाहिए, तब हमें 20% का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वैल्यू पता होना चाहिए, वैल्यू पुट कर देंगे तो सिंपली हो जाएगा। ये मैंने किया था तो ये देखिए 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 ये रख दी, प्लस 5 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस 3 साइन 180 की होती है 0। अब इसको केवल सॉल्व करना है, 2 से 2 गया, ये 1 आ गया यहाँ, प्लस 5/2 ये आ गया, और प्लस 3 0 का 0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 एकम 2 और 1 5 यानी 7/2। ये आपका हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है, यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर है तो मूल भिन्न क्या है। यहाँ हम दोस्तों मूल भिन्न मानेंगे x/y। ठीक है दोस्तों, भिन्न के बारे में अच्छे समझा, यदि आपको अच्छे समझना है तो वो वीडियो जरूर देखें। तो एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी हमने। वृद्धि करने के लिए हम क्या करते हैं, 120/100 लिख देते हैं सीधा, और नीचे 50% की कमी हुई है तो 50, 100 में से 50 घटा के अपन 100 कर देंगे, बराबर यदि परिणाम स्वरूप 5/6 बराबर हो तो बराबर में 5/6 रख दिया। इस 100 से ये कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, कैंची गुणा कर देंगे, x/y ये 5 के इधर गुणा हुआ तो 25 और नीचे 12 6 72 प्राप्त हो गई। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये जीके का है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक पता है, पद्मावत तो सभी को मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है। नेक्स्ट, भुक्ति भोग विषय बीथी और मंडल, ये गुप्त काल में एक प्रशासनिक विभाजन हुआ करता था, उसको बोलते हैं। 9वां है, 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें 225 उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत बताइए। सिंपल है, 225 पास हुए या उत्तीर्ण हुए कितने में से, 250 में से। ये हमने निकाल दिया, जिसमें से निकाल रहा है उसको नीचे रखते हैं, गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 25, 45 दूना 90। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजक का मान कीजिए। मान क्या है, अब ये बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया। ऐसे वाले क्वेश्चन में हमको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सारे ब्रैकेट्स जो भी उनको सॉल्व करेंगे। ये पहला ब्रैकेट उठा लेते हैं, 7 से 14 को भाग देना है तो 7 दूनी 14 हो गया। पहला ब्रैकेट सॉल्व गुणा में, इसके बाद 8 ऐसे लिख दिया। फिर हम अंदर वाला सॉल्व करेंगे। ये 8 और 3 11 जोड़ा, 11 में से 2 गए 9, तो 8 प्लस ये हो जाएगा 9 माइनस, और यहाँ 5 में से 2 गए बचेगा 3। ठीक है दोस्तों, अब ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 9 8 होता है 17, तो 2 गुण है, ये हो जाएगा 17 और माइनस का 3 ये हो जाएगा। तो अब ये बोर्ड मास में गुणा किया जाता है पहले, तो 17 दूनी 34 माइनस 3 यानी 34 में 3 गए 31। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। उस पद का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हमें ये देखना है, एक के बाद एक, फिर आएगा 1, और उधर ओ का होता है 15,
और P का 16, Q का 17, तो 15 16 17 आएगा 18, 18 का होता है R। उसके बाद 5 6 7 तो आएगा 8, तो 1R8 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये राजकुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? लोकटक झील मणिपुर में है, वहाँ पर किया गया है। मॉडम जानते होंगे आप, मॉडम जो फ़ोन में केबल जुड़ी होती है उसको बोलते हैं मॉडम, फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है। ये भी जीएस का 2019 में वंदना नेपाल नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके किसी एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करके उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? ये रिकॉर्ड तोड़ा है कलमांडलम हेमलता का। नेक्स्ट देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यह एक महारत्न कंपनी। जी हाँ दोस्तों, भारत में अभी 10 महारत्न कंपनी है और 14 नवरत्न है। महारत्न कंपनी को मैंने नाम लिख दिए। ये एक पहली BHEL, फिर BPCL है, CIL, गेल, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, PGCIL और SAIL सेल, ये हमारी कंपनी है। ये आप कॉपी में नोट कर ले, बहुत काम में आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक चोर 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाते हुए भागता है। यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चल जाता है, उसका मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा? इसका कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, 3 बजे चोर भागा और पता कितने बजे? 4 बजे ये मालिक भागा है, तो 3 से 4 के बीच 1 घंटे का गैप है। तो चोर ने 1 घंटे में कुछ दूरी तय की होगी, तो हम निकाल लेंगे चोर द्वारा तय की गई दूरी, वो कि कितनी है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी 50 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुका है। अब 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब साथ में कौन भागता है? मालिक। तो ये दूरी तय करने में मालिक को कितना समय लगेगा, मतलब कब उसको पकड़ लेगा? तो समय निकालने के लिए हम, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय निकालने के लिए दूरी है अभी 50 किलोमीटर, और तो जब कोई किसी का पीछा करता है, एक दूसरे के पीछे भागता है, विपरीत भागता है, तो यहाँ सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट लगता है। तो सापेक्ष चाल क्या कहलाती है? जब एक दूसरे के सामने भाग रहे हो तो इसमें क्या होता है? चालें घटती हैं एक दिशा में जब दोनों जा रहे हैं। तो इसकी चोर की चाल है 50, मालिक की है 70, तो हम घटा देंगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 किलोमीटर बचेगा 20। तो 0 से 0 गया और 5 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 घंटे और बचा 1/2। ये तो घंटे में हमें मिल गया है। अब ये भिन्न बची है, ये आधा घंटा है, तो इसको मिनट में बदल देंगे। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, तो 60 से गुणा करने के बाद 2 3 6, यानी ये आ गया 30 मिनट। इसको 2 घंटे और 30 मिनट लगेंगे। तो मालिक कितने बजे भागा? 4 बजे, तो 4 बजे भागा है, और इसको लगेंगे 2 घंटे 15 मिनट, सॉरी 30 मिनट, तो 2 घंटे और 30 मिनट इसमें जोड़ देंगे, तो कितने बजे? 6:30 पर ये चोर को पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये दिया है, वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12:13 है, उनकी व्यय का अनुपात 10:13 है। यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2100 और 1300 की बचत करते तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करते दोस्तों, उन दोनों की आय जो अनुपात में दिया है हम उसको x में लिख लेते, 12x/13x, ये हो गई उनकी आय। अब यदि आप देखिए, यदि हम आय में से बचत जो दी है, बचत घटा देंगे तो क्या बचेगा? व्यय। तो यहाँ में वही कॉन्सेप्ट करना, आय में से वरुण की बचत कितनी है? 2100, और अनिल की बचत है 1300। ये हमने उनकी आय घटा दी, तो हम बचत घटा दी तो क्या बचेगा? व्यय, यानी जो खर्चा है वो बचेगा, तो वो हमने लिख दिया सामने 10:13। अब इनका कैंची गुणा कर दीजिए। देखिए 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 156x
-13 जीरो की जीरो जीरो 13 एकम 13 कि यहाँ से लाइए 13 दूनी 26 और 1 27 बराबर ये हो जाएगा 130x माइनस के 1300 इसको सॉल्व कर लेंगे। 130 इधर लाएंगे और ये ले जाएंगे इसको, तो 156x माइनस हो जाएगा 130x बराबर माइनस के 13,000 प्लस के 27,000, सॉरी 27300 है ये, फिर से लिख देता हूँ 27300। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 156 में 130 का बचा 26x और एक प्लस का माइनस है तो माइनस होगा, इधर बचेगा आपका 14300। ठीक है दोस्तों, 13 से दोनों को काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 2 से इसको काटा 550 आ गया, x की वैल्यू आ गई 550। अब हमें दोनों की आय निकालनी है, तो हमने एक की आय मानी थी 12x और एक की मानी थी 13x, इधर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 12 गुणे 550 इसका मान आएगा 6600 और 13 गुणे 550 इसका मान आएगा 7150, ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 और उनका गुणनफल 768 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपात जब भी दिया हो उसको x करके मान लीजिए और जैसा कहा गया वैसा कर दीजिए। ये पहली वैल्यू हो गई हमारी 6x, दूसरी हो गई 8x। अब दोनों का गुणनफल दिया है तो गुणा कर दीजिए, बराबर 768 दिया है। अब इनका गुणा कितना होगा 8 × 48 और x का x में गुणा तो x² बराबर 768। अभी काट दीजिए, देखिए 8 × 48 और 8 नाम की 72, 8 × 48, 6 एकम 6 और 6 × 36, x² बराबर आ गया 16। तो अब इसका वर्गमूल हो जाएगा तो x का मान आएगा 4। तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी है? 8x बड़ी संख्या है, 6x छोटी है, तो छोटी निकालना है। 6x में x का मान रख दीजिए, 6 चौके 24, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये दिया है A प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, B प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी को 10 दिन में पूरा करता है। वे दोनों आप मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन करेंगे तो उसी कार्य करने में कितना समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है दोस्तों, जैसे A दिया है 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में पूरा करता है, तो इसके A के एक दिन का कार्य हो जाएगा 8 × 45। एक दिन कार्य करने के लिए उसको टोटल इतने घंटे लगेंगे। और ऐसे B को 10 दिन में पूरा करते तो 6 धाम की 60 लगेंगे। अब दोनों मिलकर करेंगे तो A हो जाएगा 1/40 प्लस B हो जाएगा 1/60। इन दोनों का LCM लिया आया 120, 4 × 3 = 12, 6 दूनी 12 आया 5/120 और 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो आया 1/24। पर दोनों 8 घंटे कर रहे हैं तो 8 से गुणा करना है इधर ऊपर, तो 8 से इसको भाग करेंगे, 8 × 3 = 24, तो आएगा 3, 1/3 और इसको पलट देंगे तो आएगा 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये कार्य समय वाला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूँगा किस तरह होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे कि सोनार का काम क्या होता है? सोने का। तो लोहार का काम क्या होगा? लोहे का। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य कितने थे? तो एक भी नहीं था, सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, इसमें ये जब समझ में नहीं आया तो सबसे पहले हमें इसके नंबर लिखना चाहिए। जैसे इसका DW का, D का 4, W का 23। ठीक है, नेक्स्ट फिर है H का 8 हो गया और S का 19, फिर L का 12 और O का 15 और P का 16, K का 11। अब देखिए 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, तो क्या आएगा? 4, 20। फिर 23 में से 19 4, 19 में से 15 कैसे आया? 4, फिर 4 गए, 15 में से 11 कैसे आया? फिर 4 गए, तो 11 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 7, यानी G। तो TG ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की डेटा स्टोरेज है? तो हार्ड डिस्क वगैरह द्वितीयक स्टोरेज होता है। नेक्स्ट होता है
कोशिका के पावर हाउस जो होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 2019 में निम्नलिखित में से किस देश के चर्च, होटल और पर्यटन स्थल पर ईस्टर समारोह के दौरान आत्मघाती बम हमलावरों ने हमला किया था? तो ये श्रीलंका में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाले जो सवाल आया है रीजनिंग का, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको डिक्शनरी के हिसाब से सजाना पड़ता है। तो ये मैंने सॉल्व किया है इसलिए नंबर डाल दिए। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से ये करना है। जैसे हम सबका पहला अक्षर देखते, सबका पहला है डी, डी डी सब में डी है। फिर डी के बाद दूसरा अक्षर भी मिलाएंगे तो डी आई पहले में है, डी आई दूसरे में है, डी आई तीसरे में है, डी आई चौथे में भी हो, डी आई पाँचवें में भी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे फिर एस, एस पहले में, एस दूसरे में, एस तीसरे में, एस चौथे में, एस पाँचवें में। तो डी आई एस तो सब में कॉमन है, तो ये तो कॉमन हो गया। अब हमें इसके आगे की देखना होगा। एस के बाद देखिए पहले इसमें सी दिया है पहले में, दूसरे में दिया है ई, और फिर चौथे में दिया है सी, और फिर दिया है सी, और फिर दिया है डी। तो पहले ए बी सी डी में जो पहले आता है हम उसको लेते हैं। तो सबसे पहले डी आई एस, देखिए सी पहले आएगा, ई बाद में आएगा, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी हम इसको बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हमें डी आई एस सी में कंपेयर करना है। तो डी आई एस सी में कंपेयर करेंगे। डी आई एस सी वाले में डी आई एस सी के बाद इसमें दिया है आर, डी आई एस, इसके बाद इसमें तीसरे में जो दिया है डी आई एस सी के बाद दिया है यू, और चौथे में दिया है डी आई एस सी के बाद आर। अब यहाँ पे दो आ गए हैं क्योंकि आर पहले आता है, यू का बाद में देखेंगे, यू बाद में देखेंगे। अब आर आ गया तो आर के बाद के अक्षर देखने, आर के बाद इसमें आया है ई, और आर के बाद इसमें आया है चौथे में आपका डी आई एस आई, चौथे में आया आई। तो अब पहले आई आता है कि ई आता है दोस्तों? ए बी सी डी में पहले ई आता है, इसलिए ये वाला हो गया 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, और इसलिए आई के बाद ये हो गया 2 नंबर। अब एक और 2 मिल गया, अब हमें 3 देखना है। 3 हमारा ये बचा ही हुआ था क्योंकि डी आई एस सी वाली हम पहले सीरीज चल रहे थे। तो 1 2 3 तो हमारे क्लियर हो गए। अब बचा ये वाले दूसरा और चौथा। तो दूसरे और चौथे में डी आई एस ई दोनों में दिया था इसमें, और इसमें डी आई एस, इसमें डी दिया है ई। तो पहले ई आता है कि डी, डी आता है ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा 4 नंबर, और इसके बाद ये ई है तो ये हो जाएगा 5 नंबर। डिक्शनरी के हिसाब से इसमें वर्ड के अल्फ़ाबेट जिस हिसाब से आते हैं हमें वैसे इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक आदमी ने 12,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। वह तुरंत 2,000 का भुगतान करता है और शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है। जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि गणना कीजिए। अब 12,000 में तो उसकी वॉशिंग मशीन उसने खरीदी थी, पर उसने तुरंत कितने दे दिए? तुरंत दे दिए 2,000 दे दिए, तो बचे कितने शेष? 10,000। अब 10,000 पर उसे एक वर्ष के लिए 10% का ब्याज लगा, तो हम ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी 1 साल बटे 100। तो 100 में 100 गए, ये आया 1,000 रुपये उसका ब्याज लगा। ठीक है दोस्तों, तो उसने टोटल कितने रुपए दिए? 2,000 प्लस 10,000 और प्लस 1,000 ब्याज, तो 10 और 2 12 और 1 13, टोटल 13,000 का भुगतान करना पड़ा उसको एक फ्रिज के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में DRDO और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण वाला सूत्र है। इसमें देखिए, समीकरण 3x² + 5x - a बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हों। ये मैंने लिख दिया है आपको बताने के लिए कि जब भी मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो अल्फा गुणे बीटा बराबर 1 होता है। यह भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा। अभी तो आप ये याद कर लीजिए कि जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हों तो अल्फा गुणे बीटा बराबर 1 होता है। और अल्फा गुणे बीटा का मान क्या होता है? अल्फा गुणे बीटा का मान होता है C/A। ठीक है दोस्तों, C/A। ये वाली वैल्यू A की कहलाती है, B की C की। तो C की वैल्यू क्या दी है? -A। तो यहाँ हम लिख लेंगे -A।
ठीक है दोस्तों, माइनस ए और सी और ए की वैल्यू क्या दी है 3, ये हो गई 3। तो माइनस इधर रख देंगे, -a/3 इज इक्वल टू दिया है 1, तो -a बराबर आ जाएगा 3। ए को हम प्लस में बदल देंगे, माइनस का यहाँ गुणा कर देंगे, माइनस का यहाँ, तो ए बराबर में -3, ये हमारा ए का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 दिया है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपका 90 डिग्री है। tan थीटा बराबर अब दिया है 5/12, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो लंब और आधार दीजिए, हमें कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण यहाँ पे 13 आएगा। कर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है कर्ण बराबर में √ लंब का स्क्वायर प्लस 12 का आधार का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा, इसका मान मैंने यहाँ निकाल दिया है। अब यहाँ पे बस सिंपली आप वैल्यू रखते जाइए। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण रख दिया हमने, प्लस 5 × cot थीटा बराबर में आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब रख दिया हमने, बटे में कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, माइनस cos थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, 5 से 5 कट गया और ऊपर आ जाएगा ये 13 का इसमें गुणा हो जाएगा, 12 प्लस में 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 दो 15, 156/13 और नीचे ही आ जाएगा 65, इसका एलसीएम 5 से 65 का 13 169 माइनस 13 पंचे 65, तो 12 पंचे 60। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, ये डायरेक्ट काट दीजिए इसको, 13 पंचे 65, अब ये ऊपर चला जाएगा, तो 156 + 12 कितना हो रहा है, इधर करके देख लेते। 156 ये हो जाएगा 6 2 8 5 2 7 और 1 और 1 2 278, नहीं सॉरी ये नहीं, 6 2 8 5 और 1 6 2 8 5 और 1 6 168 ऊपर हो गया, 168 गुणा हो जाएगा 5 और नीचे 169 में 60 गए तो बचेगा 9 का 9, 6 में 6 का 0 और ये हो जाएगा 109। अब इसको आप गुणा कर दीजिए तो 5 8 जा 40, 5 6 जा 34, 5 1 जा 5 और 3 840/109, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री का मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे, तो आपको सारे वो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। आप बने रहे हमारे चैनल पे। नेक्स्ट है ये वाले सवाल में, यदि उस बैनारे के यहाँ दर्शाया गया है शब्द अक्षर और वाक्य, शब्द अक्षर और वाक्य का कौन सा सही होगा। सबसे पहले होता है अक्षर, अक्षर काय में आते अक्षरों से बनता है शब्द और शब्द से बनता है वाक्य, तो ये इसलिए ए वाला सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आदेश को पूरा करता है, और यदि दोनों मिलकर पूरा करने में 12 दिन लगा दे तो बी को अकेले इस कार्य करने में कितना समय लगेगा। चलिए ये वाला सॉल्व कर दे दोस्तों। मान लीजिए बी किसी कार्य को करता है x दिन में, ठीक है। अब ए जो है, ए आधा कार्य करने में बी द्वारा जो समय लिया है वो तो 3x लिया, तो x का 3/4 समय लेगा आधा कार्य करने में, तो एक कार्य करने में कितना लेगा 6x/4 लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ए का आ गया, ये बी का आ गया 1 दिन का। ठीक है, बी x दिन में कोई कार्य करता है और ए 6x/4 दिन में। अब दोनों 12 दिन कार्य करते हैं, तो इसका बनेगा ए का कार्य प्लस बी का कार्य, यानी 1/6x/12 सॉरी 6, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6x प्लस 1/x बराबर में टोटल 12 दिन में करते हैं, और इधर नीचे का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6x में 6 गया 4, x गया 6 इक्वल टू 1/12,
6 दूनी 12 गया, ये 6 4 और 10 और दूनी 20, तो x का मान आ जाएगा 20। ये बी को जो अकेले कार्य करने में से पूरा जो समय लगता है वही है, x का मान 20। ये हमने यहाँ माना था पहले x। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कथन निष्ठा दिया, अधिकांश छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। तो पहला इसका जो अधिकांश छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं, कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। अधिकांश जानते हैं तो बिल्कुल कुछ जानते ही होंगे, और कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा नहीं जानते, ये भी सही बात है। कुछ नहीं भी जानते होंगे, कुछ जानते होंगे, स्पष्ट नहीं, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घूमर राजस्थान का है, ये सबको पता ही होगा, लोकप्रिय नृत्य है, बढ़िया। नेक्स्ट है, ये वाले सवाल को देखिए दोस्तों, यहाँ एक सी वैल्यू दी होती है, इसलिए हम इसको मान लेंगे ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा ए 3 बार किया तो ए क्यूब प्लस ये हो जाएगा बी क्यूब, नीचे ए और ए है तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। अब इसका हम सूत्र रख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये हो जाएगा ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू नीचे रख देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए एक से दिख रहा है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में दोनों की वैल्यू रख दीजिए बस, तो ए प्लस बी जोड़ दीजिए, 9 1 10, 8 9 1 10, 2 3 4, 400 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे सूचीबद्ध की गई 4 सब्जियों में से 3 किसी प्रकार से संगत है, एक असंगत है। अब यहाँ देखिए भिंडी तीनों से अलग इसलिए है क्योंकि गाजर ज़मीन के नीचे, चुकंदर ज़मीन के नीचे, आलू ज़मीन के नीचे, भिंडी ज़मीन के ऊपर उगती है, इसलिए इसका आंसर भिंडी है। नेक्स्ट देखते दोस्तों, नेक्स्ट है 39। ये 39 में है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के माप 4a और 3a हैं। यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण का मान इसमें से किसके बराबर होगा। तो पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज, जो कि इस तरह होगा। इसके बाद हम ये मान लेते ए बी सी डी, और समांतर भुजाएं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हम मान लेते 4a, ये 4a, ये हो गई 3a, ये 3a, और आसन्न भुजाओं का कोण दिया है 60 डिग्री। समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी है दोस्तों, जैसे इसके बीच में यदि हम विकर्ण खींचते तो ये चतुर्भुज 2 बराबर त्रिभुजों में बट जाता है। तो यहाँ में अगर विकर्ण यानी या एक त्रिभुज की तीसरी भुजा अगर प्राप्त करनी हो तो एक कोसाइन रूल का फॉर्मूला होता है। कोसाइन का फॉर्मूला जब भुजाएं दी हो तो कोण ज्ञात करने के लिए, और कोण और 2 भुजाएं दी हो तो एक भुजा ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है ए बी सी, एक के सामने की बजाय ये इसको ए मान लेते हैं, इसको ये कहलाएगी आपकी सी के सामने सी और बी के सामने बी। तो कोसाइन रूल कहता है, ये इधर थीटा कोण हो गया, कि cos थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सेम यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है दोस्तों, जिससे हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम लगा देंगे cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर प्लस 3a का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम x मान लेते हैं, x स्क्वायर बटे में 2 इंटू 4a इंटू 3a। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 4a का होल स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 16a स्क्वायर, 3a का हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2 4 जा 8 3 या 24 यानी 24a स्क्वायर। 2 से 24 गया 12 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 25a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस के एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर,
फिर 25a² माइनस 12a² इस साइड आ जाएगा, x² इज इक्वल टू हो जाएगा 13a² और x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 13a। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा एडवांस वाला सवाल है, इसमें दे दिया है रेलवे में, तो हम एडवांस भी पढ़ेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप बने रहें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक डैश मेगा सिटी बन जाने की संभावना है, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। तो इस वाली रिपोर्ट में ये सात मेगा सिटी बन जाने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जब x की पावर 4 माइनस px³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2p प्राप्त होता है, p का मान ज्ञात करें। जब भी दोस्तों ऐसा सवाल आए तो ये जो x की वैल्यू दी होती है इसको ही पुट करना होता है। x माइनस 1 बराबर 0 मान लेते हैं, x बराबर आ जाएगा 1, तो ये 1 की वैल्यू हम सब में पुट कर देंगे। ये देखिए x4 माइनस px³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे सब में, तो 1 का 1 रहेगा, px1 की पावर क्यूब हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 की पावर स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस p प्लस 2 बन जा 2 माइनस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का p साइड ले जाएंगे हम और बाकी ये प्लस प्लस के जोड़ लेंगे, जैसे 8 और 8 और 2 10 और एक 11 जोड़ा और 11 माइनस 5 बराबर p, तो p का मान कितना आ गया दोस्तों 6। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितनी है? तो 1000 किलोमीटर है, ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों के निर्माण हेतु किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये सेतु भारतम परियोजना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। रीजनिंग वाले सवाल में ऐसे वाले जब भी हैं तो मैंने आपको बता दिया, पहले सबके नंबर लिख लें। यहाँ KL का नंबर होगा, K होता है 11, L होता है 12, फिर उसके बाद M 13, O 15, फिर उसके बाद O 15, R 18, फिर उसके बाद ये देखिए 11 2 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17, तो 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 3 21, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का Q और 21 का U, QU, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और इसकी रक्षा करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य केंद्र प्रदेशों को छोड़कर कौन सा है? बिहार है, ये हमारा बिहार है। इससे जनगणना आप पढ़ें, उसमें सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि a बराबर 9, b बराबर -5 और c बराबर -4 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान क्या होगा? तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की एक प्रॉपर्टी है कि यदि a प्लस b प्लस c 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होता है। वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना। पहले हम a प्लस b प्लस c करके देखते हैं कि हमारा 0 आ रहा है कि नहीं। तो a की जगह 9 प्लस b की जगह -5 प्लस b की जगह -4, ये 9 का 9 हो जाएगा, प्लस माइनस या माइनस। ये प्लस माइनस का यूज़ कैसे करना है, कैसे इसको सॉल्व करती है, मैंने अपने एक वीडियो में बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैथ में, वो आप देखें, आप सीख जाएंगे।
प्लस माइनस या माइनस के 5 ये हो गए, यहाँ भी प्लस माइनस या माइनस के 4 ये हो गए। 9 माइनस के 9, इस 9 से 9 गया, बचा 0। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी फिट होती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। तो हम 3abc रख देंगे। 3 ए यानी 9, बी यानी माइनस के 5 और सी यानी माइनस के 4। तो 3 9 जा 27 और -5 का -4 से गुणा होगा तो प्लस के 20 हो जाएगा और इसका गुणा होगा तो 27 दूनी 540। ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2021 के मुताबिक भारत को UN सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर कितनी बार चुना जा चुका है? ये 8 बार चुना जा चुका है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हो। तो ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा है। 2 3 6 चौक 24, 9 8 72, 72 7 504। तो 5 डैश गुणे 6 30 कितनी बार में आएगा? 5 6 30 हो ही रहा है, तो इधर हम 1 लगा देंगे तो तीनों का गुणा 30 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो ये सरदार सरोवर परियोजना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 50 तक ही सॉल्व करेंगे। इसका अगले पार्ट में हम 50 और सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के 50 कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।